नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कीप लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग ईवीएस के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक इन्वायरमेंट और इकोलॉजी दोस्तों पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास शुरू करते हैं आज। तो दोस्तों सबसे पहले ईवीएस का मतलब होता है, जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। और दोस्तों इन्वायरमेंट जो शब्द है जिसे हम लोग हिंदी में पर्यावरण कहते हैं, इसका दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग शाब्दिक अर्थ जानते हैं पहले। तो दोस्तों हिंदी में इन्वायरमेंट को पर्यावरण कहते हैं और पर्यावरण दोस्तों परि और आवरण के योग से बनता है, जिसमें दोस्तों परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरना। और दोस्तों जो जीव को चारों ओर से घेरे हुए है उसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। दोस्तों परि प्लस आवरण जो है पेपर में संधि के रूप में हिंदी के सेक्शन में ही पूछ लिया जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों हिंदी में इंग्लिश में जो है उसमें इन्वायरमेंट इज़ मेड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर विच मीन्स सराउंडिंग। तो दोस्तों इंग्लिश में जो इन्वायरमेंट शब्द है वह फ्रेंच शब्द से लिया गया है, और फ्रेंच शब्द दोस्तों जो है इन्वायरनर है और इसका मतलब भी दोस्तों सराउंडिंग होता है। दोस्तों इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं ऑल थिंग्स इन द सराउंडिंग विच अफेक्ट्स द लिविंग बीइंग इज कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट। दोस्तों एक जो जीव है उसके चारों ओर की चीज़ें जो उसे प्रभावित करती हैं वही उसका पर्यावरण है। दोस्तों पर्यावरण के कंपोनेंट जो हैं, घटक जो हैं, उन्हें देख लेते हैं। दोस्तों पर्यावरण के मुख्यतः दोस्तों दो घटक होते हैं। एक होता है दोस्तों नेचुरल कंपोनेंट्स यानी कि प्राकृतिक घटक, और दूसरे दोस्तों होते हैं मैन मेड कंपोनेंट्स यानी कि मानव निर्मित घटक। और दोस्तों जो नेचुरल कंपोनेंट है यानी कि जो प्राकृतिक घटक हैं उनको भी दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, जैविक और अजैविक। और दोस्तों इनको लिविंग को बायोटिक भी कहा जाता है इंग्लिश में, और नॉन लिविंग को एबायोटिक भी कहा जाता है। दोस्तों जैविक घटक हम लोग के वो होते हैं, इससे तात्पर्य सजीव प्राणियों के संसार से होता है जिसमें जीव पाया जाता है, मनुष्य, पशु, पक्षी, सूक्ष्म जीव आदि। तो दोस्तों जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं जो जीवित हैं, यानी कि जैसे दोस्तों हमारे पेड़ पौधे भी हम लोग के जो हैं वह जैविक घटक हैं। मनुष्य, पक्षी, पशु, ये सब दोस्तों हमारे जैविक घटक हैं जो हम लोग को घेरे हुए हैं। उसके बाद दोस्तों जो अजैविक घटक हैं, इससे तात्पर्य निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से है जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है। तो दोस्तों आप लोग पर्वत, पहाड़, नदियाँ, जो ये सब चीज़ें हैं ये हैं तो दोस्तों नेचुरल यानी कि प्रकृति के द्वारा निर्मित हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ सजीव नहीं है, इसीलिए दोस्तों जो निर्जीव चीज़ें हैं उनको अजैविक घटक कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग की आती हैं मानव निर्मित। तो दोस्तों हम लोग की जो मानव निर्मित मैन मेड हैं, इससे तात्पर्य निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से है जिसे जीव ने बनाया हो। तो जैसे दोस्तों वह सभी चीज़ें जो मनुष्य ने बनाई हैं, जो जीव ने बनाई हैं, उनको हम लोग मानव निर्मित घटक कहते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग का जो धर्म है, संस्कृति है, धर्म संस्कृति भी दोस्तों मानव ने बनाया है। घोंसला जो है चिड़िया ने बनाया है, जीव ने बनाया है, और घर भी मनुष्य ने बनाया है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों जो हैं वह मानव निर्मित हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग का मानव और पर्यावरण के मध्य संबंध आ जाता है। तो दोस्तों ये टीचिंग एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, पर्यावरण और मानव के बीच में संबंध है। तो इसमें दोस्तों जो संबंध है वह मुख्यतः दोस्तों चार भागों में बांटा गया है। तो इसमें दोस्तों पहला हम लोग का काल आता है। सबसे पहले दोस्तों ये लाइन से आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग का आता है आखेटक काल। अन्य नाम दोस्तों इसके आदिमानव काल और शिकारी काल भी दोस्तों इसको कहा जाता है। मनुष्य प्रकृति का कारक है था, यानी दोस्तों इसमें जो मनुष्य था वह प्रकृति का कारक था। इस काल में मानव को कहते थे पाता दाता। तो दोस्तों इस काल के आखेटक काल के मानव को पाता दाता कहा जाता था। और दोस्तों उसमें आदमी शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करता था, इसीलिए इसे शिकारी काल भी कहा जाता था। उसके बाद दोस्तों पहले देखिए शिकार हुआ, उसके बाद मनुष्य ने जो है पशुपालन करना शुरू कर दिया, तो इसीलिए दोस्तों उसके बाद जो काल आता है उसे कहते हैं पशुपालन काल। प्रकृति से संबंध, सहायक, रूपांतरकर्ता, यानी कि दोस्तों जो पहले था आदमी प्रकृति को अपने हिसाब से यूज़ कर रहा था, लेकिन दोस्तों उसके बाद जो है पशुपालन काल में मनुष्य जो है
वह प्रकृति के साथ यानी प्रकृति को रूपांतरित करके प्रति की सहायता से अपना जीवन यापन कर रहा था, इसीलिए इसे पशुपालन काल कहा गया है। और पशुपालन काल से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इस काल में पशुओं का पालन शुरू हो गया था। इस काल के मानव को कहते थे सामाजिक मानव। कृषि काल दोस्तों, सबसे पहले देखिए आखेटक काल में मनुष्य शिकार करके खाता था। दूसरे पशुपालन काल में दोस्तों पशुपालन करता था और दूध दही खाता था, लेकिन शिकार तब भी करता था। उसके बाद दोस्तों हम लोग का आया कृषि काल। कृषि काल में दोस्तों मनुष्य ने कृषि शुरू कर दी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पर्यावरण से संबंध परिवर्तन करता। इसमें दोस्तों पर्यावरण का दोस्तों इसने परिवर्तन ही कर दिया आपने, यानी कि दोस्तों फसल उगानी शुरू कर दी और दोस्तों जो पर्यावरण है उसमें परिवर्तन करना शुरू कर दिया। इसीलिए दोस्तों इस काल के मानव को आर्थिक मानव कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग का कृषि के बाद हम लोग का आप लोग को मालूम होगा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और प्रौद्योगिकी काल हम लोग का आ गया है। पर्यावरण से संबंध विध्वंसक, यानी कि दोस्तों हम लोग विध्वंस कर रहे हैं, पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं, इसीलिए दोस्तों पर्यावरण के हम लोग विध्वंसक हैं इस काल में। और इस काल के मानव को कहते हैं प्रौद्योगिकी मानव। दोस्तों इस समय जो काल चल रहा है वह प्रौद्योगिकी काल ही है और हम लोग जो हैं हम लोगों को प्रौद्योगिकी मानव कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट हैं, पर्यावरणीय अवधारणाएं हैं, उनको जानते हैं। तो दोस्तों पर्यावरणीय अवधारणाएं जो हैं वह मुख्यतः 4 प्रकार की हैं। पहली दोस्तों है नियतिवादी, दूसरी है संभववादी, तीसरी है नवनियतिवादी और चौथी है पारिस्थितिकी। यानी दोस्तों नियतिवाद में कहा गया है कि नेचर ही सुप्रीम है, यानी कि नेचर ही सब कुछ है और हम लोग उसके सामने छोटे हैं, यानी कि नेचर बड़ा है मानव छोटा है। उसके बाद दोस्तों संभववादी जो अवधारणा है वह कहती है कि ह्यूमन सुप्रीम है और नेचर इन्फीरियर है, यानी कि दोस्तों संभववादी जो है वह बिल्कुल ही उल्टी है नियतिवादी की। और इसमें दोस्तों मानव को सुप्रीम माना गया है और नेचर को इन्फीरियर माना गया है। उसके बाद दोस्तों जो नवनियतिवादी आती है हम लोग की, इसमें दोस्तों हम लोगों को समझौता देखने को मिलता है। ये जो सोच है नवनियतिवादी की, उसमें दोस्तों मानव और प्रकृति को बराबर समझा गया है और दोनों के बीच में दोस्तों समझौता देखा गया है। उसके बाद दोस्तों चौथी जो हम लोग की आती है पारिस्थितिकी, उसमें दोस्तों कहा गया है कि नेचर ही सुप्रीम है लेकिन मनुष्य भी इसका एक हिस्सा है। तो चलिए दोस्तों डिटेल में देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग की आती है नियतिवादी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस अवधारणा ने प्रकृति को श्रेष्ठ माना है और मनुष्य को गौण माना जाता है। इस पर्यावरणीय उपागम अवधारणा के नाम से भी जाना जाता है, यानी दोस्तों इसको पर्यावरण को इसने श्रेष्ठ माना है, इसीलिए दोस्तों इसको पर्यावरणीय अवधारणा भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरी हम लोग की आती है संभववादी अवधारणा, यानी कि यह अवधारणा मनुष्य को श्रेष्ठ मानती है और प्रकृति को गौण मानती है। यानी कि दोस्तों इसमें मनुष्य को हम लोगों ने श्रेष्ठ माना है, बिल्कुल पलट उसके पहले वाली के, और इसमें प्रकृति को हम लोगों ने गौण माना है। इस अवधारणा ने विज्ञानवाद और प्रयोगवाद पर बल प्रदान किया। तो दोस्तों ये जो मनुष्य को श्रेष्ठ मानती है वह जाहिर है कि विज्ञानवाद और प्रयोगवाद पर ही बल देगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग का आता है नियतिवादी नवनियतिवादी अवधारणा। तो दोस्तों इस अवधारणा ने उपर्युक्त दोनों अवधारणा ने प्रकृति और मनुष्य दोनों को श्रेष्ठता को माना है। यानी कि दोस्तों जो नवनियतिवादी अवधारणा है उसमें प्रकृति और मानव दोनों को श्रेष्ठ माना गया है। इस अवधारणा ने प्रकृति और मनुष्य के मध्य संतुलन और समायोजन कराने का प्रयास किया है। दोस्तों नवनियतिवादी जो है इसने एक समझौता समायोजन कराने का प्रयास किया है मनुष्य और प्रकृति के बीच में। इस अवधारणा का मानना है मनुष्य को प्रकृति में परिवर्तन करना चाहिए, परंतु जब उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगे तो प्रकृति के अनुसार हो जाना चाहिए। यानी कि दोस्तों इसमें कहा गया है कि हम लोग को नेचुरल रिसोर्सों को यूज़ करना चाहिए, लेकिन लिमिट में यूज़ करना चाहिए। जब उससे पॉल्यूशन होने लगे तो उसका यूज़ हमको लोगों को छोड़ देना चाहिए। इसमें सतत विकास पर जोर दिया गया है। तो इसमें दोस्तों निरंतर विकासरत रहने पर भी जोर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों हम लोग की आती है पारिस्थितिकी अवधारणा। दोस्तों इस अवधारणा ने प्रकृति को श्रेष्ठ माना है, परंतु मनुष्य को प्रकृति का एक अंग माना है।
इस अवधारणा का मानना है कि प्रकृति स्वयं मनुष्य को परिवर्तन का अवसर प्रदान करती है। दोस्तों इस अवधारणा को मानने वाले यह मानते हैं कि जो प्रकृति है वह स्वयं मनुष्य को परिवर्तन का अवसर देगी, और दोस्तों इसमें भी प्रकृति को ही श्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद दोस्तों हम लोग का अगला टॉपिक शुरू होता है इकोलॉजी। तो दोस्तों इकोलॉजी का जो हिंदी में कहते हैं उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। और दोस्तों इकोलॉजी हम लोग का जो है वह ग्रीक शब्द से मिलके बना है दोस्तों, ओकियोस प्लस लोगास, ओइकास प्लस लोगास। और दोस्तों ओइकास का मतलब होता है कि होम और प्लेस टू लिव, यानी कि जहाँ हम लोग रहते हैं, हम लोग का घर। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि दोस्तों जो इकोसिस्टम की स्टडी होती है उसी को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट अराउंड देम, यानी कि दोस्तों जो जीव हैं वह अपने वातावरण से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसकी जो दोस्तों जो अध्ययन होता है उसी को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं, यानी कि पारिस्थितिकी कहते हैं। द टर्म इकोलॉजी कॉइंड बाय अर्नेस्ट हैकल इन 1866। तो दोस्तों ये आप लोग याद रखिएगा, जो शब्द है इकोलॉजी पारिस्थितिकी उसे अर्नेस्ट हैकल ने दिया था 1866 में। और दोस्तों जो भारतीय पारिस्थितिकी के जो जनक हैं जो कहे जाते हैं वो रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों इकोलॉजी के अंदर हम लोग के दोस्तों दो टर्म आते हैं, एक होता है हैबिटाट, दूसरा होता है नीचे। तो दोस्तों जो हैबिटाट होता है वो द एरिया एंड रिसोर्सेस यूज्ड बाय पार्टिकुलर स्पीसीज़, यानी कि दोस्तों एक जो स्पीसीज़ है यानी कि जैसे मछली है वह दोस्तों कौन से रिसोर्स यूज़ करती है और वह किस एरिया में रहती है उसको उसका हैबिटाट कहा जाता है। द नेचुरल होम ऑफ अ प्लांट और एन एनिमल, यानी कि दोस्तों जैसे कैक्टस है वह रेगिस्तान में उगता है, तो रेगिस्तान जो है वह उसका हैबिटाट है कैक्टस का। पर्यावरण में जीव का आवास सामूहिक रूप से हैबिटाट कहलाता है। तो दोस्तों हैबिटाट को हिंदी में पर्यावास कहते हैं, लेकिन दोस्तों पेपर में अगर आता है तो उसमें हैबिटाट लिख के ही आता है, उसमें पर्यावास लिख के नहीं आता है, तो आप लोग हैबिटाट ही याद रखिएगा। तो पर्यावरण में जीव का आवास सामूहिक रूप से, दोस्तों एक जो एरिया है, जो निश्चित एरिया है, जैसे पानी जो है उसमें मछली रहती है, तो दोस्तों जो पानी है वह मछली का हैबिटाट है। आवास एक संकुचित अवधारणा का शब्द है, जबकि विभिन्न आवासों का संयोजन पर्यावास कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग इसे समझ गए होंगे कि जैसे हम लोग का घर जो है वो एक छोटी अवधारणा है, यानी कि हम लोग जहाँ रहते हैं उसे तो हम लोग आवास कहते हैं, लेकिन दोस्तों पर्यावास वो होता है जैसे कि हम लोग शहर में रहते हैं तो शहर जो है पूरा वो हम लोग का पर्यावास है, यानी कि दोस्तों जो हम लोग इसे लैंड में रहते हैं यानी कि ज़मीन पे रहते हैं तो ज़मीन हम लोग की पर्यावास है। लेकिन आवास दोस्तों आवास संकुचित टर्म है, अवधारणा है, यानी कि जहाँ हम रहते हैं पार्टिकुलर, जैसे हमारा घर है तो घर को हम आवास कहते हैं। भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावरण एक हो सकता है, जंगल, शेर, हाथी, लोमड़ी। तो दोस्तों एक ही पर्यावास में कई जीव रह सकते हैं या फिर दोस्तों कई जीवों का पर्यावास एक ही हो सकता है, इसे आप समझ लीजिए। जैसे दोस्तों जंगल है तो दोस्तों जंगल एक पर्यावास है, और शेर, हाथी, लोमड़ी, चीता दोस्तों ये सब जंगल में रहते हैं, तो इन सब का पर्यावास दोस्तों एक ही होगा, जंगल। भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास अलग अलग भी हो सकता है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि जंगल में जैसे शेर रहता है तो जंगल जो है वह शेर का पर्यावास है। मछली समुद्र में रहती है तो समुद्र मछली का पर्यावास है। और दोस्तों यहाँ पे उल्टा लिख गया है, कीड़े घास में रहते हैं तो घास जो है वह कीड़े का पर्यावास है। और दोस्तों मनुष्य मैदान में रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो मैदान जो है वह लैंड जो है वह मनुष्य का पर्यावास है। उसके बाद दोस्तों जो हम लोग के कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटाट, दोस्तों हम लोग के जो हैबिटाट यानी पर्यावास के जो घटक हैं वह है खाना, पानी, घर। दोस्तों खाना जहाँ मिलेगा, जहाँ हम लोग को पानी मिलेगा, और जो हम लोग जहाँ पे हम लोग का घर रहेगा वही हम लोग का पर्यावास है, उस यही दोस्तों तीन मुख्य घटक हैं। उसके बाद दोस्तों चलिए देखते हैं नीचे क्या होता है। यानी कि दोस्तों नीचे इज़ अ मैच ऑफ स्पीसीज टू अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो दोस्तों नीचे वह एक स्थान है, वह कंडीशन है जहाँ पे दोस्तों एक जो जीव है वह बेस्ट फिट हो जाता है। यानी कि दोस्तों जैसे कि पेंगुइन होती है वह दोस्तों पोल्स पे रहती है, ध्रुवों पे रहती है,
और दोस्तों वहीं पे वो शिकार कर पाती है, यानी कि दोस्तों जो एरिया है वो काफ़ी ठंडा होता है, वहीं पे वो शिकार भी कर पाती है। तो दोस्तों जो उसका स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन है, यानी कि दोस्तों जो स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन जिसकी उसे ज़रूरत है, तो वही उसका नीचे है। किसी भी जीव के कार्य करने की क्षमता ही उसका नीचे कहलाता है। तो दोस्तों जैसे शेर शिकार करता है, तो दोस्तों शिकार करने की क्षमता और वह स्थान जहाँ पे वह शिकार कर रहा है, कोई दोस्तों स्पेसिफिक स्थान ही होता है, निश्चित स्थान होता है, उसी को दोस्तों हम लोग नीचे कहते हैं। नीचे को ही जीव की व्यापारिक इकाई कहते हैं। दोस्तों जो नीचे है उसको बिजनेस एंटिटी भी कहा जाता है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। और दोस्तों ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है आखिरी में, मोस्ट सुटेबल स्टेबल इकोसिस्टम जो है दोस्तों, सबसे जो स्टेबल रहता है दोस्तों वह ओशियन होता है हम लोग का इकोसिस्टम। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग के कुछ दोस्तों इम्पोर्टेंट टर्म्स आते हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। ये दोस्तों जो बायोम है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है दोस्तों, लेकिन इस पर इनडायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो हम लोग का सबसे बड़ा टर्म है वो होता है पॉपुलेशन, यानी कि दोस्तों जनसंख्या। तो यानी कि दोस्तों मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज़, यानी कि दोस्तों एक ही प्रजाति के जो जीव हैं उनकी जो संख्या होती है उसमें कितने लोग हैं, उसी को दोस्तों हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग की आती है कम्युनिटी, यानी कि दोस्तों जो डिफरेंट स्पीसीज़ हैं उनका जो ग्रुप है, जैसे दोस्तों बंदरों का एक ग्रुप है और शेरों का एक ग्रुप है, तो उसे दोस्तों हम लोग कम्युनिटी कहते हैं। और दोस्तों ये आप लोग क्रम याद रखिएगा कि जो पॉपुलेशन है वह कम्युनिटी से बड़ा टर्म है, कम्युनिटी जो है इकोसिस्टम से बड़ा टर्म है, ऐसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। फिर उसके बाद इकोसिस्टम आता है उसके बाद। तो दोस्तों इकोसिस्टम जो है हमारा वो कम्युनिटी और अबायोटिक फैक्टर, यानी कि अजैविक जो घटक हैं उनको मिला के बनता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग का आता है बायोम, यानी कि दोस्तों जो इकोसिस्टम का ग्रुप होता है उसे हम लोग बायोम कहते हैं। उसके बाद दोस्तों बायोम के बाद हम लोग का आता है बायोस्फीयर। दोस्तों बायोम जो है वह ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम है, और लेकिन दोस्तों जो बायोस्फीयर है वह ग्रुप ऑफ बायोम है। दोस्तों ये आप लोग याद रखिएगा। और इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी की सबसे बड़ी यूनिट है जो है वह बायोस्फीयर ही है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।